हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। आज हम श्रोडिंजर इक्वेशन है उसके एप्लीकेशन का अध्ययन करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है हमारा श्रोडिंजर इक्वेशन का एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में कण पार्टिकल इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स। क्या है? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, अर्थात एक कण है और वो क्या है, एक बॉक्स के अंदर है और बॉक्स हमारा क्या है, रिजिड है। और बॉक्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, ए, अर्थात ये वन डायमेंशनल बॉक्स है। इसका मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन है, एक्स वाई जेड में से एक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए। पार्टिकल कैसा है, बॉक्स हमारा क्या है, रिजिड है। इसका मतलब बॉक्स की दीवारें क्या है, पोटेंशियल क्या है, उन पे इनफिनाइट पोटेंशियल है। ये हमारा क्या है, कण है। ये जब इस बॉक्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस कण का तरंग फलन क्या होगा, इस कण की ऊर्जा क्या होगी, वो सारी चीजें हमें निकालनी है। कण किस तरीके से इसमें व्यवहार कर रहा है वो हमें बेसिकली स्टडीज में करना है। तो इसके लिए हमारे पास साधन क्या है, श्रोडिंजर इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल ये है कि v अक्ष हमारा क्या है, पोटेंशियल क्या है, 0। कहाँ? बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है। तो अंदर क्या है हमारा, अक्ष 0 से a के बीच में है, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, 0। बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी। वी एक्स इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। कब? जब अक्ष हमारा क्या है, लेस इक्वल टू 0 और अक्ष हमारा ग्रेटर इक्वल टू ए है। उस केस में पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी। अर्थात इधर भी इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी है, सिर्फ बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0 है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, जिस रीजन में पोटेंशियल नहीं है वहां कण पे फोर्स कितना लगेगा, हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx। जहां पोटेंशियल 0 है वहां फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ अगर 0 रखोगे वो v की वैल्यू, तो F क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस कण के ऊपर इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये फ्रीली मोशन करेगा। अगर इधर जा रहा है तो इधर चलेगा, इधर जा रहा है तो इधर चलेगा। इसको कोई, इसकी जो क्या बोलते हैं, इस कण को अपने डेविएट करने वाला कोई फोर्स इसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दीवार पे पहुंचेगा, F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स। वी क्या है, इस दीवार पे इन्फिनिटी है। जैसे ही v की वैल्यू इन्फिनिटी लिखोगे, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब कण अगर इस दिशा में चल रहा था तो उसके ऊपर अपोजिट दिशा में अनंत बल लगेगा। तो क्या कर देगा, ये अनंत बल का मतलब है ये अपनी दिशा चेंज कर देगा। ये कण ऐसे जाएगा और यहाँ से जाके क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। फिर यहाँ आएगा, इधर घूमता हुआ चलता हुआ, जैसे ही यहाँ आएगा यहाँ से वापस फिर ये घूम जाएगा। इस तरीके से इस कण की क्या है, मोशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फ्रीली मोशन हो रहा है। अर्थात ये फ्रीली मूव कर रहा है इस बॉक्स के अंदर। अब दूसरी चीज ये बताओ आप, अगर मैं इस वाले रीजन को बोलता हूं, इस रीजन को मैं बोल लेता हूं रीजन सेकंड, और ये है हमारा रीजन फर्स्ट, और ये भी हमारा क्या है, रीजन सेकंड बोल लेता हूं मैं इन दोनों को। ये दोनों रीजन सेकंड है, ये रीजन फर्स्ट है। सेकंड क्यों बोला इन दोनों को, क्योंकि वहां दोनों की जगह क्या है, पोटेंशियल हमारा इन्फिनिटी है और रीजन 1 में पोटेंशियल हमारा क्या है, 0 है। तो इस रीजन में कण गति कर रहा है, मतलब कण यहीं पे है, इस रीजन में कण है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्र सेकंड, रीजन सेकंड में साई अक्ष तरंग फलन क्या रहेगा, 0। क्यों? क्योंकि कण जा ही नहीं रहा उसमें कभी। अब बात करते हैं अपन क्षेत्र 1 की। क्षेत्र 1 में तरंग फलन रहेगा कुछ न कुछ, तो वो हमें निकालना है। तो क्षेत्र 1 के लिए मैं क्या लिखता हूं, श्रोडिंजर इक्वेशन। तो क्षेत्र 1 के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dt स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई एक्स। सिंपली हमने क्या लिख दी है, श्रोडिंजर इक्वेशन।
ये श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी है हमारी? टाइम इंडिपेंडेंट। क्यों है टाइम इंडिपेंडेंट? क्योंकि हमने कहा था कि अगर पोटेंशियल हमारा क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, अर्थात समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी किस रूप में आ जाएगी? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर आ जाएगी। अगर पोटेंशियल हमारा क्या करता, समय का फलन होता, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी कैसी आती? टाइम डिपेंडेंट आती। अपने यहाँ पे क्या पोटेंशियल है वो समय पर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल हमेशा जीरो है, समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी पोटेंशियल जीरो है, कुछ समय बाद यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा पोटेंशियल क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी हमने क्या लिख दी है? टाइम इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज, इस रीजन में पोटेंशियल V की वैल्यू क्या है? जीरो। इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया हमारा? जीरो हो गया। और इस कोफिशिएंट को मैं क्या कर लेता हूं? राइट साइड में लेके जाता हूं, तो क्या जाएगी श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी? d2 साई अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो गया ना, तो इज इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा? -2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई x आएगा या नहीं आएगा? अब इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो क्या बन जाएगा? ये d2 साई x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई x इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई है? श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इस कण के बारे में पूरी जानकारी हमें देगी कि तरंग फलन कैसा होगा, और तरंग फलन एक बार आने के बाद हम बता देंगे कण का व्यवहार कैसा है, कण की पाए जाने की प्रायिकता कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं इससे। तो चलो हम निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं अपन? k स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको k स्क्वायर मानता हूं तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? d2 साई अपॉन dt स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी? श्रोडिंगर इक्वेशन। इस श्रोडिंगर इक्वेशन का हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन। जैसे ही इसका हल लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? साई आ जाएगा। उस साई पे हम क्या लगाएंगे? कुछ सातत्य प्रतिबंध लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे। वो कंडीशन लगाएंगे तो हमें साई की फॉर्म मिल जाएगी, साई का क्या रूप है। तो निकालते हैं, चलो अपन अभी। ये एक सिंपल क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है कैसा होता है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन? एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, एक पीआई लिखते हैं, सीएफ निकालते हैं। इस तरीके से आप निकालते हो इसको। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं डायरेक्ट। साई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये क्या आ गया है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। कैसे आया है ये आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? इसकी क्या लिखोगे आप? ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या जाएगी? डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा के। फिर इसका मतलब दो सॉल्यूशन आ गए इसको। फिर आप क्या लिखते हो? इसका सॉल्यूशन साई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये एक जनरल सॉल्यूशन आया है किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इस जनरल सॉल्यूशन को जब सॉल्व करते हैं तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस सॉल्यूशन को आपने लिखा भी होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने मैथमेटिक्स में। तो हमारा काम क्या है? यहाँ से आगे का काम है, ये आप मैथमेटिक्स में कर चुके हो ऑलरेडी। तो अब हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें किसके बारे में बता रहा है? तरंग फलन के बारे में बता रहा है कि इसका तरंग फलन हमारा इस प्रकार का आएगा। अब इस तरंग फलन पे हम क्या लगाते हैं? कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाउंड्री कंडीशन। क्यों लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन? क्योंकि हमारे पास अननोन है 1, 2 और 3 अननोन है। यहाँ पे क्या है? ए, बी और के। इन तीनों की वैल्यू हमें चाहिए। तो वो वैल्यू कहां से आएगी? वो सातत्य प्रतिबंधों से आएगी। सातत्य या परिसीमा प्रतिबंध भी हम इनको कहते हैं। बाउंड्री परिसीमा
प्रतिबंध लगाने पर। परिसीमा प्रतिबंध क्या है? परिसीमा प्रतिबंध पहला तो क्या है, क्योंकि हमें पता है ये बॉक्स इसमें कण इसमें ट्रेवल कर रहा है बॉक्स में, तो अक्स इज इक्वल टू 0 के बाहर जा नहीं सकता, और अक्स इज इक्वल टू 0 पे तरंग फलन हमने देखा था कितना था, 0 हो जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, ये तरंग फलन साई है वो अक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लगाते हैं इसके अंदर, देखो साई अक्स की वैल्यू में जैसे 0 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0। 0 इज इक्वल टू ए साइन के इंटू 0 प्लस बी कोस के इंटू 0। तो 0 इज इक्वल टू साइन के इंटू 0 क्या हो गया, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस b इंटू कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहां से हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला हमने परिसीमा प्रतिबंध लगाया है, उससे b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या कहता है हमारा, तो इसको पहले को 0 कर देते हैं अपन, तो हमारा जो तरंग फलन है साई एक्स वो क्या बन गया है, a साइन के एक्स बन गया। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब लगाते हैं अपन दूसरा प्रतिबंध, वो क्या कहता है, साई एक्स इज इक्वल टू ए पे भी तरंग फलन की वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं है? क्योंकि यहां पे भी जाते ही क्या है, अनंत वॉल है, एक अनंत दीवार है, तो इसके बाहर कण जा नहीं सकता, कण नहीं जा सकता, इसका मतलब तरंग फलन क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो लगा देते हैं अपन, तो जब x इज इक्वल टू ए रखूंगा तो तरंग फलन 0, तो 0 इज इक्वल टू ए साइन के ए आएगा कि नहीं आएगा? a एक कोफिशिएंट है, तो a इसको मैं इधर ले जा सकता हूं, तो ये 0 बन जाएगा। तो साइन के ए इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 0। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो यहां से हमारे पास साइन के ए इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब के ए की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एन पाई के बराबर होनी चाहिए। हमें पता है साइन 0 कब कब होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 5 पाई 6 पाई, इन पे क्या होता है, 0 हो जाता है साइन। तो के ए की वैल्यू क्या होगी, एन पाई। तो यहां से हमारे पास के कितना आ गया, एन पाई अपॉन ए आ गया। आया कि नहीं आया? जहां एन हमारा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो यह है कि n 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर जैसे ही आप n को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा, और जैसे ही साइन 0 होगा हमारा तरंग फलन क्या हो जाएगा, तरंग फलन ही 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग फलन ही 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां कण अस्तित्व में ही नहीं है, जबकि ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा नहीं है, कण तो हमारा है। तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, क्या चाहिए था हमें, a b और k की वैल्यू चाहिए थी। b 0 हो चुका है, k की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हमारा जो तरंग फलन है वो क्या बन गया है, वो यहां से ये था, ये मॉडिफाई होके क्या बन चुका है, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ये क्या बन गया, हमारा तरंग फलन बन गया। के की वैल्यू रख दी हमने, ए अभी भी है, ए को और हटाना हमें, अभी क्या करना है, ए की वैल्यू भी हमें चाहिए। अब तो ए की वैल्यू के लिए एक प्रतिबंध और बचा हुआ है हमारे पास, वो कौन सा था, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध था। जिसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये होता है कि कण इस बॉक्स में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध जो हमने पढ़ा था उसका मतलब ये था कि कण है वो स्पेस में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। इसका मतलब उसकी पूरे स्पेस में अगर हम पाए जाने की प्रायिकता निकालते हैं तो हमेशा कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध मैं लगा लेता हूं यहां से, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। तो इस प्रतिबंध से हम क्या देखते हैं, -∞ टू +∞ साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, कण पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। अब लगाओ एक्स पे प्रतिबंध, साई एक्स इस रीजन में भी 0, इस रीजन में भी 0, सिर्फ यहां पे बचा हुआ है। इसका मतलब लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 0 से लेके a तक साई स्टार एक्स साई एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साई एक्स क्या है, ये है, इसका स्टार करो तो यहां से देखो मैं लिख दूं, अगर साई स्टार एक्स तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें कोई समिश्र राशि है क्या, इसमें कॉम्प्लेक्स राशि क्वांटिटी है, नहीं है, इसका मतलब साई स्टार एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे साई एक्स के ही बराबर आएगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो कंजुगेट क्या होगा, तो इसका मान रख दो यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से a लिमिट साई इंटू साई, साई स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करना है, इसका जैसे ही समाकलन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। करो देखें, साइन स्क्वायर है अपना, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होगा नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा 2n पाई a 2n पाई अपॉन a एक्स, और इसका क्या करना हमें समाकलन करना है, तो क्या जाएगा डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये क्या जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके a तक लिमिट है dx, 1 को अलग कर लिया हमने, माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, 0 से a तक लिमिट कोस 2 पाई x अपॉन a dx। ये दो समाकलन हो गए हैं अलग अलग, अब इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला समाकलन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 dx का समाकलन क्या आ जाएगा, x लिमिट क्या है 0 से a माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 कोस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 2 पाई x अपॉन a डिवाइडेड बाई 2 पाई अपॉन a, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से a तक है। तो लिमिट रखेंगे इसमें, जैसे ही a रखेंगे तो क्या बनेगा 2 पाई a अपॉन a, अपर लिमिट क्या हो जाएगा साइन 2 पाई, उसकी वैल्यू 0, जैसे 0 रखेंगे तो भी क्या बनेगा ये 0, इसका मतलब ये टर्म हमारा क्या हो गया 0, सिर्फ ये बचा हमारे पास, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अपर लिमिट क्या है a माइनस 0, ये किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए, तो क्या आ गया a स्क्वायर डॉट a बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन a, यहाँ से a आ जाएगा हमारा रूट 2 अपॉन a। तो अब हमारा जो तरंग फलन है साई वो क्या आ गया है, a की वैल्यू कितनी है रूट 2 अपॉन a, साइन k की वैल्यू कितनी थी n पाई अपॉन a इंटू एक्स। ये हमारा क्या आ गया है तरंग फलन आ गया है, अर्थात ये हमें इस कण के बारे में सारी जानकारी अब दे देगा कि कण हमारा किस तरीके से इस बॉक्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है और उसकी ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा जो ऊर्जा स्तर है वो कैसे हैं, सतत हैं या डिस्क्रीट हैं, वो सारी चीजें ये हमें बता देगा। तो वो हम निकाल लेते हैं अब इससे। तो अभी हमने माना था के स्क्वायर की एक वैल्यू मानी थी, हमने माना था 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माना था। इसका मतलब ई हमारा कितना आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के स्क्वायर, और के हमने निकाला है अभी प्री सीमा प्रतिबंध लगा के कितना था हमारा n पाई। इसका मतलब ई एन की वैल्यू n पाई है तो n रखते ही यहाँ क्या आ जाएगा ई एन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है ये कण जब इसमें से चलेगा तो उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, इस प्रकार की रहेगी, अर्थात जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो एनर्जी कितनी आएगी उसको हम कहेंगे E1, उसकी वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, सॉरी n पाई अपॉन a था ना, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2m a स्क्वायर, ये हमारी क्या जाएगी E1 की वैल्यू।
जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a², और n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a²। तो यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां से देखने को मिल रहा है कि एनर्जी हमारी क्या है, कंटिन्यूअस नहीं हो गई, क्या हो गई है, डिस्क्रीट हो गई है। अर्थात इस कण की ऊर्जा है वो ऊर्जा की हर एक मान पॉसिबल नहीं है, या तो उसकी ऊर्जा ये हो सकती है या ये हो सकती है। n इज इक्वल टू 3 होगा तो ये हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 होगा तो कुछ और हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस कण की एनर्जी है वो क्या आ रही है, जब n इज इक्वल टू 1 है तो क्या है, एनर्जी E1 है, जिसकी वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a² है। ठीक है, जब n इज इक्वल टू 2 था, अर्थात ये दूसरा लेवल है, तो उसकी एनर्जी कितनी थी, वो हमारी 4 इंटू E1 के बराबर है कि नहीं है, 4 इंटू E1। जब n इज इक्वल टू 3 है हमारा, तो एनर्जी कितनी है, 9 इंटू E1। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 16 इंटू E1 हो जाएगी। अर्थात जो एनर्जी है कण की वो क्या हो गई है, डिस्क्रीट हो गई है, विविक्त ऊर्जा स्तर हमें मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्लासिकल और क्वांटम में क्या चेंज आ गया। अगर ये हम क्लासिकल पार्टिकल होता और हम कहते हैं एक कण बॉक्स के अंदर है, तो उसका मतलब क्या है, बॉक्स में कण की एनर्जी 0 भी हो सकती है और कोई भी ऊर्जा का मान वो कण ले सकता है, इसकी गतिज ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं मिनिमम एनर्जी है वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है यहां से, इस बॉक्स में कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं हो सकता, उसकी मिनिमम एनर्जी इतनी तो रहेगी ही रहेगी। क्या रहेगी, इतनी एनर्जी तो उसकी रहेगी। तो ये हमें उसकी एनर्जी के बारे में उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम मिल गया है। अब हम देखते हैं उसका तरंग फलन कैसा होगा, वो और हम देख लेते हैं। तो तरंग फलन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या है हमारा, ये आ रहा है। तो इसका मैं ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, किस तरीके से आपको दिखेगा। जब हमारा क्या है, कण हमारा ग्राउंड लेवल पे है, अर्थात n इज इक्वल टू 1 पे है, उस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, ये क्या है, एक साइन का फलन है कि नहीं है। साई x क्या है, एक साइन का फलन है। इसका मतलब साइन का ग्राफ बनेगा, और साइन के ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पर चेक करनी है ये वैल्यू कितनी है। x इज इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे, साई की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब ग्राफ हमारा यहां से शुरू होगा, x इज इक्वल टू a पे, a से a कैंसिल, n पाई, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब यहां भी हमारा क्या रहेगा, तरंग फलन 0 और यहां भी 0। तो ये कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, यहां मैं रख देता हूं n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा, साई 2x। उस केस में हम देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पे 0, साई x 0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। x इज इक्वल टू a पे, यहां आप a रखोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, इसका मतलब यहां भी 0 हो जाएगा। अब हमें बीच में चेक करना है, तो बीच में मैं x इज इक्वल टू, ये मान लो हमारा 0 है, और ये x इज इक्वल टू a है, ये हमारा x इज इक्वल टू a बाई 2 है। a बाई 2 पे चेक करते हैं, तो यहाँ क्या रखिए, a बाई 2, a से a कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम चेक करते हैं a बाई 4 पे, बीच में कहीं a बाई 4 पे ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या 0 होगा, क्या होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई, x की जगह कितना आएगा, a बाई 4, और नीचे क्या था, a से a कैंसिल, ये क्या आ गया, कट गया, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। इसी तरीके से आप चेक करोगे इसका आगे, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए इसका ग्राफ किस प्रकार से आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए इसका ग्राफ इस प्रकार का आएगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, इस कण की तरंग फलन के बारे में बता रहा है।
अगर आपको इस कण का क्या चाहिए, पाए जाने की प्रायिकता चाहिए, तो उसका ग्राफ भी मैं यहां खींच देता हूं। कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, साई के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। तो एन जब साई 1 है तो उसका ग्राफ कैसा था, ये था। इसकी स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन इज इक्वल टू 2 के लिए इसी ग्राफ का स्क्वायर में करूंगा तो ये वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, और स्क्वायर करते ही वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब ग्राफ हमारा किस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे तो ग्राफ किस तरीके का आएगा, इस तरीके का ग्राफ हमारा आ जाएगा। अर्थात क्या देखने को मिल रहा है हमें, हमें देखने को मिल रहा है कण के पाए जाने की प्रायिकता। देखो बॉक्स के सेंटर पे क्या है, जब n इज इक्वल टू 1 है अर्थात कण हमारा किस में है, ग्राउंड स्टेट में है, उस समय n कण जो बॉक्स है उसके बीचों बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, अधिकतम है। जैसे ही कण हम पहली एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है उस केस में देखो बॉक्स के बीचों बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0 है। जैसे ही कण n इज इक्वल टू 2 में जाता है, एक एक्साइटेड स्टेट में और जाता है, n इज इक्वल टू 3 में जाता है, उस केस में देखो बीचों बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता फिर क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 इसके अंदर बॉक्स के मध्य प्रायिकता क्या है, बॉक्स के मध्य कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या आएगी, 0 आएगी। देखो सॉरी मैक्सिमम आएगी, यहाँ क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और जब n इज इक्वल टू 2, 4, 6 हो रहा है, जैसे 2, 4, 6 ये होगा तो कण के सेंटर पे, बॉक्स के सेंटर पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स था। यहां से क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, इस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्लासिकल और क्वांटम में क्या अंतर आया है। अगर यह कण हमारा क्लासिकल होता तो क्या होता है, और क्वांटम से हमने स्टडी कर लिया है उसमें क्या चेंज आ गया। क्लासिकल ये पार्टिकल होता तो क्या होता, कण की एनर्जी E है वो 0 भी पॉसिबल होती। क्लासिकल अगर होता तो कण की एनर्जी 0 भी पॉसिबल होती। क्वांटम में हमने देखा कण की एनर्जी 0 पॉसिबल नहीं है, न्यूनतम एनर्जी जो पॉसिबल है वो ये है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी दोनों कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल अवस्था की ऊर्जा, या फिर इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। अब इसमें कभी कभार किसी कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज करते हैं, क्या कहते हैं कि एक विमीय बॉक्स में पाए जाने वाले कण की शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन दे देगा वो आपको 0, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m_a², अनंत, और इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन दे दिया। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या दिया उसने, शून्य बिंदु ऊर्जा। आपने सोचा कि ये तो शून्य बिंदु बोल रहा तो इसका मतलब शून्य ही होगी, ऐसा नहीं है। कण की मिनिमम एनर्जी है उसको शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, शून्य ऊर्जा को नहीं कहते हैं, मिनिमम एनर्जी को, जो कितनी होती है, ये होती है। इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इसको गलत नहीं करना। आई बात समझ में, क्या अंतर हुआ क्लासिकल और क्वांटम में। पहला अंतर क्या हो गया, कण की एनर्जी क्लासिकल में 0 पॉसिबल है, यहां 0 पॉसिबल नहीं है, मिनिमम ऊर्जा इतनी रहेगी। दूसरा क्या अंतर है, क्लासिकल में अगर ये कण बॉक्स हमारा क्या होता है, क्लासिकल पार्टिकल होता है, तो क्लासिकल में एनर्जी क्या रहती है, इसकी एनर्जी क्या रहती है, इसकी कंटिन्यूअस रहती है। अर्थात इसकी यहाँ एनर्जी, कहीं भी हम एनर्जी निकालते वो कंटिन्यूअस एनर्जी हमें मिलती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्वांटम में एनर्जी क्या हो गई है, डिस्क्रीट हो गई है। या तो ये एनर्जी हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। तीसरा रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया है, क्लासिकली अगर हम देखते इस कण को तो इस बॉक्स में हर जगह इसके कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या रहती, इक्वल रहती या नहीं रहती। लेकिन क्वांटम में हम देख रहे हैं यहां जब n इज इक्वल टू 1 है तब 0 पे पाए जाने, जो बॉक्स के मध्य पाए जाने की प्रायिकता क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे n इज इक्वल टू 2, 3, 4 जा रहे हैं, इसकी बॉक्स के मध्य पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तीसरा एक रिजल्ट और है, वो ये है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है
वो क्या पूछा जाता है, बॉक्स के लिए n इज इक्वल टू 2 पर नोड की संख्या बताओ। n की किसी भी वैल्यू पे आपके क्या पूछ सकता है, नोड की संख्या। और नोड का मतलब ये है इस बॉक्स में कण की पाए जाने की प्रायिकता शून्य कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो रही है। जब n इज इक्वल टू 1 है तो कहाँ कहाँ शून्य है, x इज इक्वल टू 0 और a पे। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए नोड की संख्या कितनी हो गई, 2। जब n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो कण का तरंग फलन शून्य कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए नोड कितने हो गए, 3। n इज इक्वल टू 1 के लिए नोड कितने थे, 2। n इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4। n इज इक्वल टू 3 के लिए कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब क्या हो गया, n के किसी वैल्यू के लिए नोड की संख्या कितनी आ रही है हमारी, n+1 आ गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो डिस्कशन था हमारा वो था पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स का था। नेक्स्ट लेक्चर में इसी श्रोडिंगर इक्वेशन का हम कोई दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।